हम तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमको पहले समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो अगर आप देखें परंपरागत तरीके से जब पढ़ाया जाता है तो यही टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं जनरली, लेकिन स्रोत का एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितना फोकस यूपीएससी ने प्राचीन और मध्य भारत की कला और संस्कृति पर रखा है उतना आधुनिक में उन्होंने। आप प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे, यहाँ पर आपको यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, किसी भी काल के बारे में जब पढ़ें तो इन आयामों पर ध्यान दें। मुख्य परीक्षा में तो मदद करेगा ही, प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद करेगा। सिर्फ एक ही आयाम अगर हम उठाएं, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो हमारी चर्चा का विषय है उसमें हम आप लोगों के साथ इतिहास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और जब हम इतिहास विषय को यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको तैयारी के पहले क्लियर रखना चाहिए। तो देखिए, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमको पहले समझ लेना आवश्यक है। उसका रीज़न क्या है कि काफ़ी सारे विषय हैं जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं और उसमें भी आपके बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं। अब अगर हमको ये नहीं क्लियर है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम में हमारी विषय वस्तु एग्जैक्टली क्या है, उसके साथ साथ अगर हम किसी हिस्से को पढ़ें अपने सिलेबस के तो हम किस तरीके से उसको पढ़ें, कहाँ से उसको पढ़ें, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ें, तथ्यात्मक तरीके से पढ़ें हम उसको या विश्लेषण करके पढ़ें, ये सारे कई प्रश्न होते हैं जिनको हमको समझना आवश्यक होता है। और अगर हम इन प्रश्नों को अपनी तैयारी के पहले समझ लें तो हमारी तैयारी तुलनात्मक रूप से आसान हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम इस सेशन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ आपको कई सारी एनसीईआरटीज़ का देखने मिलेगा कवर। इसमें आपको थीम्स वाली जो एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी है वो भी है, जो हमारी छोटे क्लासेस में चलती है 6ठी से 10वीं तक की, वो एनसीईआरटी भी आपको यहाँ मिलेगी। फाइन आर्ट्स की है 11th की। जब हम पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये मॉडर्न इंडिया पुरानी वाली हो गई, वो एंशिएंट इंडिया, ये मिडीवल इंडिया। तो एक ये भी यहाँ समस्या आती है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सिलेबस डिस्कस करके थोड़ा संक्षेप में हम लोग इसके ऊपर आएंगे। एक मिनट देखिए, जब हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं तो यूपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया आधिकारिक सिलेबस है, आप प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे, यहाँ पर आपको यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसी की यहाँ पर तस्वीर है। आप देखिए, प्रश्न पत्र प्रथम जो है उसमें हमको क्या लिखा है, एक लाइन, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके डिटेल्स नहीं दिए हैं यूपीएससी में। आप चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस देख लें, चाहे आप मुख्य परीक्षा में जो हमारे जीएस वाले विषय होते हैं उनका सिलेबस देख लें, उसमें इसी तरीके से एक एक लाइन दे रखी है उन्होंने। डिटेल्स कहाँ दिए हैं? जो हमारा ऑप्शनल का सिलेबस होता है। तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख रहे हैं या जब हम मुख्य परीक्षा में जीएस के अलग अलग सेक्शंस हैं, जब यूपीएससी का आधिकारिक पाठ्यक्रम हम लोग देखते हैं तो उन्होंने उस चीज को विस्तार में हमको नहीं बताया है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है कि इस सिलेबस को हम एक्सप्लेन किस तरीके से करें। कि अगर इन्होंने लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और यहीं पे हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है जो हमारे पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसके अलावा हमारे पास कोई गाइड नहीं है जो हमको ये बताएगा कि हम इस सिलेबस को किस तरीके से और कितनी गहराई में जा कर के पढ़ें। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो हम लोग डिकोड करते हैं अपना सिलेबस वो होता है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में आपको एक लाइन देखने मिलेंगी। मुख्य परीक्षा में जो जीएस का पेपर है पहला, उसमें आता है इतिहास। तो क्या इतिहास से संबंधित वहां पे लाइनें हैं?
पहली लाइन आप देखें, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू। राजनीति लिखा है क्या कहीं? कहीं भी नहीं है राजनीति। आप देखें तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस में हमको टाइमलाइन दे रखा है इन्होंने, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ क्या लिख रखी है कि कला के रूप पढ़ने हैं हमको, उसके साथ साहित्य पढ़ना है हमको और वास्तुकला पढ़नी है हमको। क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, आपको इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रश्न मिलेंगे। सिलेबस की अगर हमने लाइन देख ली तो एक हिस्सा जिस पे हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और बहुत वक्त जाया करते हैं युद्धों के बारे में रटने में, यहाँ है ही नहीं, पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको पहले क्लैरिफाई करनी जरूरी है कि हमारा पाठ्यक्रम आखिर है क्या। अगला पढ़ते हैं। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। 18वीं शताब्दी का मध्य क्या हुआ? 1750, और उससे लेकर के वर्तमान समय, उसमें भी हमको क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही हैं, उससे जुड़े व्यक्तित्व क्या क्या रहे हैं, और किन विषयों की प्रमुखता रही है, वो चीज दे रखा है इन्होंने। उसके आगे इन्होंने क्या दिया है? स्वतंत्रता संग्राम, उसको अलग से इन्होंने बनाया है एक टॉपिक, और उसमें इन्होंने क्या हमको पढ़ने के लिए कहा है? इसके विभिन्न चरण, कि जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कर रहे हैं तो क्या क्या उसके चरण रहे हैं। और उसके साथ इन्होंने कहा है देश के विभिन्न भागों में से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। प्रश्नों की अगर आप प्रकृति देखें तो इसी के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी। टाइमलाइन के संदर्भ में आप देख लें, ज्यादातर प्रश्न जो टाइमलाइन से संबंधित होते हैं वहां यही शुरू करता है 1750 से लेकर स्वतंत्रता तक, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर स्वतंत्रता तक। तो ये सिलेबस में ही हमारे मेंशन्ड है। इसके आगे हम पढ़ें, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ये स्वतंत्रता के पश्चात हमारा जो हिस्सा होता है उसके संदर्भ में ये लाइन लिखी है। आप पिछले 10 वर्षों के प्रश्न को उठाकर देखेंगे, या तो वो प्रश्न एकीकरण से संबंधित हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। पढ़ने को हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप स्पेक्ट्रम ही देखिए, 150 के ऊपर पेज है उसमें, लेकिन पूछता क्या है एग्जाम में? सिर्फ पुनर्गठन और एकीकरण से संबंधित प्रश्न। पिछले 10 वर्षों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर हमको अपना सिलेबस क्लियर है तो बहुत एक लंबा हिस्सा जो है हमारा तैयारी का, उसको हम बेहतर तरीके से फोकस करते हुए पढ़ सकते हैं, ना कि हम हर जरूरी और गैर जरूरी चीजों पर अपना वक्त जाया करें। ठीक है, आगे क्या इन्होंने लिखा है? विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। कहीं भी घटना नहीं पूछा है यूपीएससी ने जब विश्व इतिहास के ऊपर प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? ये जो सारी क्रांतियां हैं इनका या तो कारण क्या रहा है या तो प्रभाव क्या रहा है। सिलेबस में ही वो चीज हमारे लिखा हुआ है। तो अब विश्व युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध में कौन किसको कहाँ हरा रहा है, कौन से साल में हरा रहा है, कितने लोगों को मार रहे हैं, कब मार रहे हैं, वो सब हमको पढ़ना ही नहीं है हमको। हाँ, क्या? कहाँ? यथा मतलब जैसे कि, तथा जो है वो दो लाइनों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यथा जो होता है उसका मतलब हुआ जैसे कि। तो जैसे कि क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ये सब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर। तो अगर हमारा सिलेबस क्लियर है तो बहुत सारा जो हम एक एफर्ट ऐसे जगह लगाते हैं जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, वो हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ये आपको सिलेबस दिखाया। अब थोड़ा सा हम आपको डिकोड करके बताते हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं इतिहास को लेकर के, तो 6 हिस्से होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, इससे संबंधित कला व
संस्कृति, फिर हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। कला और संस्कृति के कुछ विषय ऐसे हैं जो हम आधुनिक भारत में भी पढ़ते हैं, हालांकि जितना फोकस यूपीएससी ने प्राचीन और मध्य भारत की कला और संस्कृति पर रखा है उतना आधुनिक में उन्होंने नहीं रखा है। इसीलिए ज्यादा जो इस हिस्से को पढ़ा जाता है वो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पढ़ा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत, और जो एक और हिस्सा है वो है हमारा विश्व के इतिहास का। अब इन 6 हिस्सों में हमको ये समझना है कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से हिस्से महत्वपूर्ण हैं और मुख्य परीक्षा में कौन कौन से हिस्से महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक परीक्षा का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें उन्होंने भारत का इतिहास मेंशन किया है, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। तो विश्व का इतिहास तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, वो एक हिस्सा हमारा वहां पर छंट जाता है। जब हम प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं, विगत 10 वर्षों के हम प्रश्न पत्र देखते हैं, तो हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में स्वतंत्रता के पश्चात भारत से भी प्रश्न नहीं है। तो विश्व का इतिहास तो सिलेबस के दायरे से ही बाहर है प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के ऊपर भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो हमको पढ़ना क्या हुआ, ये जो 4 हिस्से हुए इसको हमको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो जो है आपके पॉलिटी में आ जाएगा, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का हिस्सा वो नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये 4 चीजें हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जब तथ्य पूछे जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, तो माने विश्व इतिहास से जुड़े हुए या स्वतंत्रता के पश्चात भारत से जुड़े हुए तथ्यों को हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो मेजर चीजें हैं, कुछ ऐसे डेट्स जो हमको ध्यान होना चाहिए, बस अगर हम वो ध्यान में रख ले तो ये हिस्सा अगर हम विश्लेषण करके पढ़ लें तो सॉर्टेड है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो पूछा नहीं जाता है। इन हिस्सों पर जब हम आएंगे तो ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और इसमें भी आप इन 3 हिस्सों को देखेंगे तो अभी पिछले अगर हम 6-7 सालों को ध्यान में लेकर चलें, खास करके अगर आप 2017 के बाद से पेपर्स देखेंगे तो ये जो हिस्सा है आपका, उससे प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, खासकर प्राचीन भारत और कला और संस्कृति। पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे जो प्रश्न आते थे प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारत से आते थे, तो ऐसे लोग जिन्होंने उनके पहले तैयारी की होगी, 2017-18 तक तैयारी की होगी, वो आपको ये सलाह देंगे मॉडर्न इंडिया पढ़ लो, हिस्ट्री सॉर्टेड है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर हमको पढ़ना है। अभी वो सलाह काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या घट के 4, 3 से 2 हो गई है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल क्या पता यूपीएससी 12 क्वेश्चन पूछ दे आधुनिक भारत पे, इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर हम ट्रेंड को देखें तो उससे हमको समझ में आता है कि कला और संस्कृति के ऊपर फोकस काफी बढ़ा है, और जब हम आधुनिक भारत के प्रश्न देखते हैं तो उनकी संख्या घटी है। ठीक, ये हमारे हो गया प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है? मुख्य परीक्षा में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं इन हिस्सों की, तो प्राचीन भारत का राजनीतिक पहलू आपसे नहीं पूछता है, आर्थिक पहलू ज्यादातर वक्त आपसे नहीं पूछा जाता है, राजनीतिक तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है, आर्थिक कुछ संदर्भों में हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यही कहानी मिडिवल के साथ है। कला और संस्कृति के ऊपर प्रश्न हमसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और यही जो चीज है वो आधुनिक भारत के साथ है। अगर 5 प्रश्न मान ले पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में, जो GS1 का हमारा पेपर आता है, तो हो सकता है 3 प्रश्न कला और संस्कृति से हों और 2 प्रश्न आधुनिक भारत से हों, या यही चीज उल्टी हो सकती है, या ये हो सकता है कि 2-2 प्रश्न दोनों से पूछा गया हो, और एक प्रश्न या तो उन्होंने विश्व इतिहास से डाल दिया या एक प्रश्न उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारत से डाल दिया। तो कम से कम 5 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 8 प्रश्न तक इतिहास में GS1 में आपके पूछा गया है। और जब हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आधुनिक भारत का अब भी उतना ही महत्व है जितना महत्व पहले हुआ करता था। तो इसके महत्व में हमको वहां पर कोई कमी
नहीं दिखाई देती है। बाकी दो हिस्सों में क्या मसला है, हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत देखते हैं और जब विश्व इतिहास देखते हैं तो किसी साल इससे प्रश्न आ जाता है, किसी साल प्रश्न नहीं आता है। तो कई कई बार ऐसा रहा है कि 2-2 साल के अंतराल पे इन हिस्सों से प्रश्न पूछा गया है, कई बार 1-1 साल के अंतराल पर पूछा गया है। तो ये सारी चीजें भी हमको तैयारी के साथ क्लियर रखनी होती हैं कि हमको किस हिस्से पर फोकस ज्यादा करना है। ज्यादा फोकस से जो आपके पढ़ने वाली चीज है वो है कला और संस्कृति और आधुनिक भारत। अब अगर आप उल्टा कर रहे हैं कि भाई विश्व इतिहास पे आप जो हैं वो बिल्कुल विश्लेषक बन गए और कला और संस्कृति आपने पढ़ा ही नहीं, और जिस साल पेपर दे रहे हैं उस साल आया ही नहीं कोई प्रश्न विश्व इतिहास से, तो कोई खास फायदा तो आपको हुआ नहीं। तो तैयारी करने से पहले ही हमको ये विश्लेषण कर लेना है कि किस हिस्से पर हम कितना ध्यान दें तो उसका हमको क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे, कितने हिस्से हैं, किस हिस्से से कौन से चरण में प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए अब यहाँ पर क्योंकि इस सेशन में हम लोग सारे जो सिलेबस के हिस्से हैं उनका एनालिसिस तो करने का समय है नहीं, तो हम प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों को उदाहरण बना करके आपको समझा रहे हैं कि हमको अपनी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो प्राचीन भारत से हम शुरू करते हैं। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो अगर आप देखें परंपरागत तरीके से जब पढ़ाया जाता है तो यही टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं जनरली, लेकिन स्रोत का एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसको आपको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्रोत का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज जिससे हमको प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक, जब भी हम इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं तो इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जानकारी जहाँ से प्राप्त होती है वो हो जाते हैं हमारे स्रोत। वो लिखी हुई चीजें हो सकती हैं, साहित्य हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत पहले जहाँ लोग रहते हों वो अभी मिट्टी से वो जगहें ढक गई हों, वहाँ पुरातात्विक उत्खनन से मिली हुई चीजें हों हमको, या हो सकता है कोई अभिलेख हो सकता है कोई सिक्के हो सकता है कि प्राचीन समय में रहने वाले लोगों के द्वारा छोड़ी गई इमारतें हों। वो सब कुछ हमारा स्रोत के अंदर आ जाता है। और अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से कर लिया, यूपीएससी में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देखें और 90% क्वेश्चंस लगभग जो आपके आते हैं उसका या तो स्रोत है साहित्य, या है शब्दावली, या है स्थल, या है दर्शन। बाकी जो 10% हैं उसमें अलग हिस्से जो हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये विगत 6-7 साल के जो प्रश्न हैं उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। या तो साहित्य, या तो शब्दावली, या तो स्थल, या तो दर्शन। हमने स्रोत पढ़ लिया, साहित्य हमारा क्लियर हो जाएगा। हमने स्रोत पढ़ लिया, कहाँ से उत्खनन हुआ है, स्थल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 50% तो हमारा यहीं से हो जा रहा है अगर हम इसमें देखें। बाकी हमको दर्शन और अलग अलग जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको शब्दावलियां वहां से देखनी होंगी। ये चीजें भी क्लियर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किताब को पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर जो मैंने टेंडेंसी देखी है स्टूडेंट्स में, वो कोई साहित्य आ रहा है तो सोचते हैं अरे इसको क्या पढ़ें, हम ये देख लेते हैं कौन सी लड़ाई हुई, किस राजा ने अपना साम्राज्य विस्तार कितना किया है। या अगर कोई स्थल आ रहा है तो उसको सोचते हैं अरे इतनी बोरिंग चीजें हैं, इसको क्या पढ़ें, कोई इंटरेस्टिंग कहानी मिल रही है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। परीक्षा में वो चीजें पूछ ही नहीं रहे। तो अगर हमको पढ़ने से पहले ही पता है कि भाई यूपीएससी फोकस करता है साहित्य के ऊपर, वो फोकस करता है स्थल पे या शब्दावली पे या दर्शन पर, हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां अगर हमको किसी स्थल का नाम देखने मिल रहा है हम नोट डाउन कर लेंगे उसको। कोई हमको वहां पे साहित्य मिल रहा है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम उसी किताब को पढ़ने का अपना तरीका बदल लेंगे अगर हमको सिलेबस और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी बेहतर जानकारी रहे तो। ठीक है, इसलिए ये विश्लेषण पहले आवश्यक होता है कि पहले आप इन चीजों को देख लें। एक बहुत बड़ा जो समय होता है ना जो हम लोग गवा देते हैं कि 2 अटेम्प्ट दे के समझ में आ रहा है कि पढ़ना कैसे है, तब पुनः वही किताबें उठाते हैं फिर से उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, वो सारी चीजों से आप यहाँ
बच जाएंगे कि शुरुआत से ही आप अपनी तैयारी की जो दिशा है वो परीक्षा जिस आधार पर की जा रही है उसी पर आप फोकस रखेंगे। ठीक है, तो स्रोत हमने पढ़ लिया। फिर एक टॉपिक आता है हमारा पाषाण काल। एक ऐसा समय जिस वक्त मनुष्य जो है वो पत्थर के हथियारों को बनाया करता था, और इसमें भी अलग अलग काल विभाजन हो जाता है। पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है, एक ताम्र पाषाण काल होता है। तो ये चारों चीजें हमको यहाँ देखने मिल रही हैं, पूरा, मध्य, नव, ताम्र। अब यहाँ भी अगर हमको सिलेबस के साथ साथ प्रश्नों के प्रकृति की जानकारी है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा बच जाएगा। पिछले 6-7 साल में अगर आप देखें, ना इससे कोई प्रश्न है ना इससे कोई प्रश्न है। इन दोनों हिस्सों से जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न पूछा जाता है स्थल के ऊपर। उसके पहले अगर हम 10 साल का मुख्य परीक्षा का सिलेबस उठाएं तो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न मध्य पाषाण काल से। तो पढ़ने से पहले देख लिया क्या पूछा है, कितना प्रश्न पूछा है, उसी हिसाब से हमने अपना वक्त इस टॉपिक को डिवोट किया। एक बेसिक हमने समझ बना ली पहले कि भाई इस काल के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं। जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम अपना फोकस वहां रखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी का अगला टॉपिक हम लोग आ जाएंगे, वो हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत में हमको पहला शहरीकरण यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये टॉपिक से अगर आप पिछले 10 साल में देखें 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में इस टॉपिक से आए हैं, और प्रीलिम्स में भी लगभग हर दूसरे साल आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्नों की प्रकृति यहाँ से रही है वो भी रही है महत्वपूर्ण स्थल। इसके पहले जो पूछा जाता था उसमें प्रकृति रही थी विशेषताएं, और विशेषताएं वाला जो हिस्सा है वो एनीवे आपको मुख्य परीक्षा में, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है तो वो हिस्सा हमको पढ़ना ही है। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं पर ही बनते हैं। हमने एक बार विशेषताएं पढ़ ली, उसी जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रयोग करके यूपीएससी ने अपने प्रश्न बनाए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं वैदिक संस्कृति के ऊपर। अब जब हम वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं तो पहले इससे प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी और वो भी आता था प्रारंभिक परीक्षा में। अभी पिछले 2 सालों से आप देखें 2023 में भी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया है वैदिक संस्कृति से, और 14 में भी और 24 में भी आया है। लगातार 2 साल हमको इस टॉपिक से प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो माने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, शब्दावली पूछी जाती है, इनका दर्शन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण स्थल पूछे तो नहीं गए हैं लेकिन हो सकता है कि पूछ लिए जाएं। इस काल से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें बहुत ज्यादा तथ्य हैं। महाजनपद 16 छोटे छोटे राज्य के तरह से होते हैं, उनकी राजधानियां हैं अपनी, सब आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे राजा हैं। आप अगर अपना जो बेसिक किताबें आपकी होती हैं एनसीईआरटी वगैरह उसको भी आप पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। सामान्य तौर पर अगर आप कोई स्टडी मटेरियल भी उठाएं तो आपको ये सारी चीजें अधिकता में मिलेंगी। एक प्रश्न नहीं पूछा गया उसके ऊपर, ना किसी की राजधानी के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, ना किसी राजा के युद्ध के ऊपर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया, जहां राजाओं के संदर्भ में पूछा भी है, वो ये पूछा है कि इस राजा ने इस साहित्यकार को संरक्षण दिया था कि नहीं। जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया था पुष्यमित्र शुंग, एक राजा है जो बाद का है, और उसमें लिखा है उसने पाणिनि को संरक्षण प्रदान किया था। पाणिनि एक साहित्यकार हैं जो महाजनपद के काल के होते हैं, और पुष्यमित्र शुंग एक राजा है जो एक मौर्य साम्राज्य इसके बाद आएगा, उसके बाद एक साम्राज्य एक राज्य आता है शुंग, उस समय का है। तो भाई इतने साल बाद का राजा कैसे यहाँ पे किसी को संरक्षण दे देगा। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि इस समय की संस्कृति कैसी थी, किस तरह का स्थापत्य बन रहा था, किस तरह का साहित्य
लिखा जा रहा था, इस तरह की चीजों के ऊपर प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। मुख्य परीक्षा में तो यहाँ से प्रश्न आता नहीं है। इसके बाद ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम अलग से आपको कला और संस्कृति में इसको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे अगर हम इसको कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो यहीं पर ये पड़ता है बौद्ध और जैन धर्म। अगर यूपीएससी में आपको लास्ट मिनट रिवीजन हिस्ट्री का करना है तो ये टॉपिक मत छोड़िए। बौद्ध दर्शन से आपको हर साल प्रश्न देखने मिलेगा, हर साल। प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी 2-3 साल के अंतराल पे यहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। आप प्रारंभिक परीक्षा में देखेंगे कई कई साल तो ऐसे रहे, जैसे 2023 का आप पेपर उठा लीजिए, आपको लगभग 5 प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी टॉपिक से संबंधित मिलेंगे। 5 प्रश्न, एक आध प्रश्न की हम लोग बात नहीं कर रहे, 1 साल का पेपर। तो आप ये सोचिए कि जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो कितना इस टॉपिक का महत्व होगा। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे जो दिया हुआ है उसमें से कोई प्रश्न नहीं आता है। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी का महत्व नहीं है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन इस टॉपिक को हमको बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और हर कुछ यहाँ से पूछता है, दर्शन से संबंधित चीजें पूछता है, किस तरीके से उस दर्शन का विकास हुआ उससे संबंधित चीजें पूछी जाती हैं, शब्दावली के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से स्थलों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी हमने आपको 4 कैटेगरीज बताई हैं उन सब से बौद्ध जैन दर्शन से प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग आते हैं मौर्य काल के ऊपर। ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न का हम आपको उदाहरण देते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में, अर्थशास्त्र का दास्ता के ऊपर क्या विचार है। इस काल में रचित एक रचना है, उस रचना के भी चैप्टर्स में जाके आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दास्ता के ऊपर अर्थशास्त्र क्या कहता है। दास प्रथा एक प्रथा हुआ करती थी जहां पर एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति अपना गुलाम बना करके रखता था। तो वो जो दास लोग हैं उन लोगों के ऊपर अर्थशास्त्र का विचार क्या है, इतनी गहराई में जाकर के प्रश्न पूछा है। तो अशोक ने कितने भाइयों को मारा, कितने साल लड़ा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है आपको आता है कि नहीं आता है, आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता है कि नहीं। अशोक एक राजा है इस समय का बहुत महत्वपूर्ण, उसने काफी सारे अभिलेख खुदवाए अपने, उन अभिलेखों में उसने क्या लिखवाया है। एक प्रश्न ये पूछा है कि अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम मिलता है, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जो सामान्य तौर पर अपने अभिलेखों में अपना नाम नहीं लिखवाता है। तो गहराई में तो प्रश्न पूछा जा रहा है, कई सारे जगह पे हमको तथ्यों को भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन कैसे तथ्य याद रखने पड़ेंगे, सारा समझ का खेल वही है कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो तारीखों से इतर इतिहास और भी है, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो है मौर्योत्तर काल। अब इसमें भी हमको बहुत सारे वंश देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक हमको मिलेगा यहाँ, अभी जो राजा का हमने नाम लिया पुष्यमित्र, शुंग, शुंग हो जाएंगे, कण्व हो जाएंगे, उसके साथ आपके हिंद यवन हो जाएंगे, हिंद ईरानी हो जाएंगे, शक हो जाएंगे, कुषाण हो जाएंगे, यहाँ जब हम आ जाएंगे इन लोगों में सातवाहन हो जाएंगे, संगम हो जाएंगे। संगम में 3 वंश आ जाता है, चेर होता है, चोल होता है, पांड्य होता है। एक टॉपिक है उसमें इतने सारे वंशों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी एक चीज आप देखेंगे कि एक प्रश्न भी राजा रानी के ऊपर नहीं पूछा है, एक प्रश्न भी युद्धों के ऊपर नहीं पूछा है। प्रश्नों की जो प्रकृति है वो शुद्ध रूप से सांस्कृतिक है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हो चाहे मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हो। किस तरह का साहित्य रचा गया, कौन सा स्थान है जो महत्वपूर्ण है, कौन सा स्थल है, जैसे वट्टकिरुताल करके एक शब्दावली पूछ लिया, धान्य कट, और ये सब एक ही साल में पूछा गया प्रश्न है। मौर्योत्तर काल वाला भी जो हिस्सा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 23 के हम आपको प्रश्नों का उदाहरण दे रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के। पहला प्रश्न सेट ए का हम बता रहे हैं, पहला प्रश्न धान्य कटक उस क्षेत्र के बारे में पूछा था, सातवाहनों की राजधानी थी।
वो हो गया। आप उसका तीसरा प्रश्न देखेंगे उसी सेट का, तो उसी सेट में प्रश्न पूछा था उन्होंने मुजीरी क्या है। मुजीरी, दो और साइट्स का नाम दिया था, संगम काल से क्या है, बंदरगाह थे। उसी सेट का चौथा प्रश्न, वट्ट किरुताल का क्या मतलब है, संगम साहित्य से उठाया हुआ प्रश्न था। थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो उन्होंने पूछा था भाजा क्या है, सितनावसल क्या है। भाजा इसी काल से संबंधित स्थल है। एक ही साल में 3 से 4 प्रश्न सिर्फ एक हिस्से से आ रहे हैं, और प्रश्नों की जो प्रकृति है वो शुद्ध रूप से सांस्कृतिक प्रकृति है। तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी काल को पढ़ें तो हम किस तरीके से उस काल को पढ़ें। ऐसे ही करके आगे यहाँ गुप्त काल आ जाएगा। ये भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आया है, गुप्त राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या है। आगे आप पढ़ेंगे पल्लव राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या है, चोल राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या है, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय का सांस्कृतिक योगदान क्या है। तो जो प्रश्नों की प्रकृति है मुख्य परीक्षा में भी जहाँ राजाओं का जिक्र आ भी रहा है, वो सीधा सीधा आ रहा है उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है। तो कितने युद्ध लड़े, कितने जीते, कितने हारे, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, किस तरह का साहित्य रचना कराया, कौन से शहरों को बसाया, किस तरह के स्थापत्य का निर्माण कराया, किस तरह की मूर्तियां बनाई, किस तरह के चित्रकला को उन्होंने संरक्षण दिया। ये चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, और यही चीज आगे के काल में भी रहेगी, गुप्तोत्तर काल में। यहाँ पर हम हर्ष के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी 24 में ही प्रश्न पूछा था, पल्लव राजाओं का सांस्कृतिक योगदान। एक यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पैनल, ये मामल्लपुरम, महाबलीपुरम करके तमिलनाडु में एक क्षेत्र है जहां से ये हमको मिलता है, और इसको कहा जाता है अर्जुन की तपस्या या भगीरथ की तपस्या। जब हम पल्लव आपको पढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि कैसे ये जो यहाँ व्यक्ति दिख रहा है ना, इसको अर्जुन की तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है और इसको भगीरथ की तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। कैसे, एक ही पिक्चर को दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे व्याकरण में श्लेष अलंकार होता है ना, एक ही शब्द के दो मायने निकलते हैं, वैसे ही इस व्यक्ति को दो तरह से समझा जा सकता है। यूपीएससी ने आपसे क्या पूछा, उसने पल्लव राजा का कालक्रम नहीं पूछा, उन्होंने सीधा प्रश्न दिया था कि अर्जुन की तपस्या का जो रिलीफ है वो कहाँ पर स्थित है। 2019 का ये प्रश्न है, और 4 जगह उन्होंने दे दिया, महाबलीपुरम हमको बताना था। ठीक है, तो इस तरह के हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको जो प्रश्नों की प्रकृति है वो राज्यों के तरफ टिल्ट करती हुई दिखाई देगी जब आप आएंगे मध्यकाल में। हालांकि बाकी चीजें वहां पर भी ऐसी ही हैं कि शब्दावली पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, स्थलों के ऊपर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं जिनके ऊपर यूपीएससी प्रश्न पूछता है। अब उसमें भी हमको रटने की जरूरत है नहीं, जब उन हिस्सों पर हम आएंगे तो हम आपको कुछ लॉजिक की चीजें बताएंगे जिससे उन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, जब इन हिस्सों को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी हिस्से को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको आयाम के साथ में पढ़िए। आयाम क्या क्या होते हैं इतिहास को पढ़ने के, जो हमारे आयाम होते हैं उसमें एक तो इस चीज को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस हिस्से को छोड़ दें। राजनीतिक हिस्सा हमको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि कितने डिटेल में हम राजनीतिक हिस्सा पढ़ें। तो कौन कौन से प्रमुख यहाँ पे शासक रहे, सारे शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, प्रमुख कौन है, कितना भौगोलिक विस्तार है, ये बेसिक चीजें, औसत जानकारी हमको इस हिस्से की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी हिस्से को जब पढ़ रहे हैं तो आपको आर्थिक जानकारी होनी चाहिए उस हिस्से की। आर्थिक जानकारी में जब आप पढ़ते हैं तो कृषि के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर आप मॉडर्न इंडिया का हम आपको एक उदाहरण देते हैं, मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखें यूरोपियों के आगमन में, तो यूरोपियों के आगमन में 2 प्रश्न फसलों से संबंधित पूछे गए हैं। सामान्य तौर पर हम फसलों पे तो ध्यान देते नहीं हैं कि क्या फसल उगाई जा रही है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यूपीएससी फसलों के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है, हम जब किसी भी काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में ही हम खेती पढ़ लें, वहाँ अर्थव्यवस्था में हम ये देख लें कि भाई किस तरह की फसलें वहाँ पर उगाई जा रही थी। एक बार हमने फसलों को पढ़ लिया, आगे हमको फसलों के ऊपर फोकस करने की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब नई किस्म की फसलों का आगमन होगा, और यही प्रश्न यूपीएससी ने
पूछा था कि 16वीं शताब्दी में भारत में जो परिचित की गई नई फसलें थी, और उसमें उन्होंने 4 ऑप्शंस हमको दे रखे थे। तो इस तरह की चीज़ों को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जब हम कृषि को पढ़ रहे हैं तो तकनीक क्या है। एक प्रश्न मध्यकालीन भारत से यूपीएससी ने पूछा था, अरहट्टा क्या है। अरहट्टा जो है वो सिंचाई में आया एक तकनीकी परिवर्तन था, एक विशेष तरह से सिंचाई उससे होने लग गई थी। ये ऐसी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हम खाके के साथ में पढ़ें, जो हमारी क्लास जब शुरू होगी तो पहली क्लास में तो हम लोग पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करते हैं। बाकी प्राचीन भारत की जो हमारी दूसरी क्लास होती है उसकी शुरुआत हम इसी खाके के साथ में करते हैं कि हर आयाम को किस किस नजरिए से आप देखें। राजनीति देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या हिस्से देखें, जब आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या हिस्से देखें। अगर आप उस खाके को ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रश्नों में जो कठिनाई महसूस होती है वो काफी हद तक आपको कम लगने लगेगी, क्योंकि जो चीज छूट जाता है वो ऐसे छूटेगा नहीं, हम उसको अपने तैयारी का ही हिस्सा बना लेंगे। जैसे विष्टि करके एक शब्द है जो यूपीएससी ने पूछा है, उसका मतलब होता है बलात् श्रम। हमने यही पढ़ लिया कि भाई जब हम कृषि में पढ़ते हैं तो खेती कर कौन रहा है, किसान। उससे संबंधित क्या शब्दावलियां हैं, उसका राज्य के साथ में क्या संबंध है। हम यहाँ आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है आयाम वाला, आयाम वाले हिस्से पर ही लगभग हमारी घंटे भर की चर्चा उस क्लास में, जो दूसरी क्लास होती है प्राचीन भारत की, उसमें होती है। यहाँ हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं कि इस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, और भी इसके कुछ आयाम होते हैं कृषि में जो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके आगे आप क्या पढ़ेंगे, पशुपालन हमको पढ़ना होता है किसी भी समाज में किस तरह का रहा है। ऐसे ही कोई भी समाज जो है वहाँ शिल्प उत्पादन की क्या प्रक्रिया रही है, कैसा शिल्प उत्पादित होता है, शिल्पकारों के लिए कोई महत्वपूर्ण शब्दावली है क्या। जैसे यूपीएससी ने पूछा है पुग क्या है, पुग शिल्पकारों का एक समूह है। जब हम व्यापार पर आते हैं तो व्यापार किस तरीके का हो रहा है, जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय व्यापार है या सिक्कों का व्यापार है। अगर सिक्कों का व्यापार है तो किस तरह के सिक्के हैं। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में पूछा है कि गुप्त काल के बाद सिक्कों की जो गुणवत्ता है, उत्कृष्टता है, उसमें एक गिरावट देखी गई है, इसको स्पष्ट करें। क्लियर क्वेश्चन आपका सिक्कों से पूछा है। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा है फनम शब्द क्या इंगित करता है, सिक्के। तो ये चीजों को अगर हम ऐसे आयामों में बांट करके पढ़ेंगे और हम ये क्लियर रखेंगे कि कौन से आयाम से क्या पूछा गया है, तो हम आगे के लिए भी अपनी तैयारी को बहुत क्लियर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। यही जो आपकी कहानी है ये समाज में चलती है। आपको सामाजिक आयाम पढ़ना होता है, इसमें भी ऐसे ही करके सब डिवीजन हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजें समाज में आप पढ़ें। सेम जो मसला है धार्मिक आयाम से आप चीजों को पढ़ेंगे, क्या धर्म है, उस धर्म का क्या दर्शन है, उस धर्म से जुड़ा हुआ क्या साहित्य है, सब पे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों का आयाम होता है वो होता है सांस्कृतिक। जब आप सांस्कृतिक में पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं कि किस तरह के साहित्य की रचना हुई, क्या उस काल में भाषा रही, क्या उस काल में लिपि रही, किस तरह की कला बनी। कला में भी जब हम लोग बात करते हैं तो मूर्ति कला की आप यहाँ बात कर सकते हैं, कैसी मूर्तियां इन लोगों ने बनाई। मूर्तियां बनाई तो किस काल के लोगों ने, जैसे पत्थर की मूर्ति बन रही है या मृण मूर्तियां बन रही हैं या कांसे की मूर्ति बन रही है, तो कैसी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, हमने यहीं पर डिवाइड कर लिया, खाके में ही हमने अपने डिवाइड कर लिया। हर काल में हमको क्या करना है, बस यहाँ उदाहरण भरना है कि मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो किस तरह के साहित्य की रचना हुई, किसने की, उस साहित्य के बारे में क्या चीज महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में आए यही आयाम, वहां पे हमने देखा किस तरह के साहित्य की रचना हुई, कौन रचनाकार हैं, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज क्या है। यही आगे भी आपका चलता जाएगा कि उस काल में मूर्तियां बनाई गई तो भाई किसकी मूर्तियां बनाई गई। गुप्त काल का अगर हम उदाहरण लें, पत्थर की भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, कांसे की भी बनाई जा रही हैं, मिट्टी की भी बनाई जा रही हैं, बुद्ध की मूर्तियां भी बन रही हैं, विष्णु की मूर्तियां भी बन रही हैं, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां भी बन रही हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है, सिर्फ अपने एग्जाम्पल्स फिल इन करने हैं, बाकी तो हमारे यहाँ चीजें हो ही गई हैं।
उसके साथ साथ आगे आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ, आप चित्रकला देख सकते हैं किसी भी काल में किस तरह का रहा है, आप स्थापत्य देख सकते हैं किसी काल में क्या क्या रहा है। स्थापत्य में आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्थापत्य क्या है, गैर धार्मिक स्थापत्य क्या है, कि वहां से क्या हमको किसी तरह का किला मिल रहा है, क्या हमको किसी तरीके का महल मिल रहा है, या हमको मंदिर मिल रहा है, स्तूप मिल रहा है, मस्जिद मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो हम उसको धार्मिक और गैर धार्मिक के कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसी भी काल में जब हम लोग देखते हैं तो संगीत का क्या विकास हुआ है, नृत्य का क्या विकास हुआ है, ये सारी चीजें आ गई हमारे सांस्कृतिक आयाम में। अब हमने अगर ये खाका अपने सामने रखा है और हर काल में हमने सिर्फ अपने उदाहरण यहाँ फिल इन कर लिए, मुख्य परीक्षा में कम से कम पिछले 10 वर्षों में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे जो राजाओं के सांस्कृतिक योगदान पे पूछे गए हैं। और सामान्य तौर पे एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जवाब कैसे लिखें। तो जवाब लिखने के लिए ये खाका तैयार है, तो आंसर तो ऑलरेडी है हमारे पास। हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ उदाहरण भर देना है। गुप्त काल से पूछा तो उसका साहित्य, उसकी मूर्ति, उसका चित्रकला, उसका स्थापत्य। चोल से पूछा तो उसका लिखेंगे, पल्लव से पूछा तो उसका लिखेंगे, जहां से भी पूछा है उसके बारे में ये लिखेंगे। खाका हमारे पास ऑलरेडी है। तो किसी भी काल के बारे में जब पढ़ें तो इन आयामों पर ध्यान दें। मुख्य परीक्षा में तो मदद करेगा ही, प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद करेगा। सिर्फ एक ही आयाम अगर हम उठाएं, साहित्य से पूछे जाने वाले प्रश्न क्लियर हैं। जब हम पढ़ रहे हैं मूर्तियां कहाँ से मिल रही हैं, चित्रकला कहाँ से मिल रही है, स्थापत्य कहाँ से मिल रहा है, स्थल हमारा क्लियर है। साहित्य से संबंधित जब हम भाषा पढ़ रहे हैं, कोई शब्दावली मिल रही है, वो हिस्सा हमारा क्लियर है। तो 4 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो तो संस्कृति पढ़ते हुए ही हो गए, और धर्म पढ़ते हुए हमने पढ़ लिया दर्शन। तो हम सिर्फ ये आयाम भी प्रिपेयर कर लें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा प्रारंभिक जो प्राचीन भारत वाला है और कला और संस्कृति वाला क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से करके आप चीज़ों को पढ़ें कि ये समझें कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स से कितने प्रश्न और किस प्रकृति के प्रश्न यूपीएससी पूछती है। उसके बाद प्रश्न आता है कि भाई उन टॉपिक्स को हम पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए हमने अपने पास में रखा है आयाम, कि हमको हर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। ये आपका लेखन शैली में भी मदद कर देगा, और दूसरी चीज ये आपको मदद करेगा आपके परीक्षा के हिसाब से तथ्यों को भी याद रखने में। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब अगला प्रश्न आता है क्या पढ़ें। क्या पढ़ें वाला जो प्रश्न है वो ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने को। एक है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपकी 6ठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी है। 11वीं 12वीं में पुरानी एनसीईआरटी भी है, नई एनसीईआरटी भी है, एक तमिलनाडु बोर्ड की भी एनसीईआरटी आती है। ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स हो गई। इसके ऊपर आती हैं एडवांस्ड किताबें। उसके बाद भी कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे हल नहीं होते हैं। तो हमें करना क्या है, एक चीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आप फोकस करेंगे, या तो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th या 12th की, या आप तमिलनाडु बोर्ड की अगर किताब पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु बोर्ड की आप किताब पढ़ें। हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, हमको अपना स्रोत जो है वो सीमित रखना है। अब जैसे हम प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी पुरानी वाली और क्लास नोट्स को अपना आधार रखा। जब हम मिडीवल की बात कर रहे हैं तो मध्यकालीन भारत में भी यही हमको करना है। एनसीईआरटी हमने पढ़ी 11th वाली पुरानी, और उसके साथ हमने क्लास नोट्स पढ़ा। ठीक है, जब आप आते हैं आधुनिक भारत पर तो एनसीईआरटी तो आपको ऐसे बेसिक पढ़नी है, 1-2 दफा आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या तो स्पेक्ट्रम से कुछ चैप्टर जो आपको पढ़ाते हुए बताया जाएगा कि ये टॉपिक प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ज्यादा जरूरी है, तो या तो आपने उसको पढ़ लिया स्पेक्ट्रम से, या तो आपने जो आपको विजन से मटेरियल मिला हुआ है उससे पढ़ लिया। दोनों में से किसी एक से ही पढ़ना है, दोनों से नहीं पढ़ना है। और आपका उसके साथ में सप्लीमेंट करने के लिए क्लास नोट्स है। कला और संस्कृति में जब आते हैं तो 11वीं क्लास की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन इस हिस्से को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर स्रोत जो है वो क्लास नोट्स है। उसका रीजन क्या है कि बहुत ही ज्यादा गहराई में जाकर के प्रश्नों को यहाँ से
पूछा जा रहा है। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे अर्थशास्त्र वाला हमने जो आपको बताया था, उसमें 3 स्टेटमेंट दिया था, दास प्रथा के ऊपर उसका क्या विचार है। 2 प्रश्न उपिंदर मैम की किताब है, जो पढ़ते हैं ऑप्शनल वाले बच्चे, जीएस में तो वो पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको क्योंकि बहुत हैवी किताब है, उसमें भी सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट मिले। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो दास प्रथा के ऊपर स्पेशलाइज्ड एक किताब है, या तो आपको वहां से वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो पैट्रिक ओलिवेल या आरपी कांगले या संस्कृत आती है तो अर्थशास्त्र पढ़िए, उस हिस्से पर जाइए कि कहाँ लिखा है दास्ता के बारे में और वहां से आप वेरीफाई करें। तो इतने गहराई में जाकर के हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत समझदारी नहीं है कि हम खुद से 50 किताबें खुद के पढ़ें। अगर हमें परीक्षा सीमित समय में क्वालिफाई करनी है तो कला और संस्कृति के लिए वो एनसीईआरटी और उसके बाद क्लास नोट्स आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। फिर हम आधुनिक भारत तो हम बात कर चुके हैं, विश्व इतिहास और बचता है आपका स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास। प्रश्न ही कम पूछे जाते हैं, तो अब उसके लिए हम पूरी किताब पढ़ने बैठ जाएं वो कोई समझदारी तो है नहीं। उसके लिए हम पूरी तरह से रिलाई करेंगे कहाँ, क्लास नोट्स के ऊपर। जो हमको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उससे संबंधित जो हमको नोट्स लिखाए गए हैं वो क्लास में जो हमारी समझ बनी है वो। किताब पढ़ने वाला जो काम है हम क्यों ना उन हिस्सों पर फोकस कर लें जिन हिस्सों से प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो हम 3 रिवीजन की जगह 4 रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको स्मार्टली इन चीजों को करना है। अब कुछ प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को ज्यादातर हमने 2023 वाले प्रश्न यहाँ पर डाल रखे हैं क्योंकि रीसेंट हैं 23-24 के जो प्रश्न हैं, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी से सीधा आए हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़ें। क्लास में तो देखिए ये चीजें पढ़ाई ही जाएंगी, लेकिन एक बेसिक किताब भी हमको पढ़नी चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा एनसीईआरटी से आए हैं जो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में भी क्लास की समझ आपकी जरूरी थी। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है धान्य कटक, जो पूछा है 2023 में, जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था। 4 ऑप्शंस इन्होंने हमें यहाँ दे रखे हैं। यहाँ जो एनसीईआरटी है वो हमने इंग्लिश वाली रखी है, हिंदी में भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ही है, तो वहां तो कोई मसला होगा नहीं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये हमारा प्रश्न है, यहाँ हाईलाइटेड देखिए आप, महायान, अमरावती, आंध्र प्रदेश। 3 शब्द यहाँ हमने हाईलाइट कर रखे हैं और चौथा हमने यहाँ हाईलाइट किया है कटक। बेसिक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है, लेकिन जो यूपीएससी ने आपसे पूछा उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस्ड समझ होना चाहिए। कटक हमको पता है कि सातवाहन पीरियड से संबंधित है, कटक शब्द वहां पर लिखा हुआ था। महायान उन्होंने लिखा हुआ था, आंध्र प्रदेश उन्होंने लिखा हुआ था, अमरावती उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन महायान जो है वो महासंघिक से निकली हुई है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। वो चीज हमको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हमको क्या पता होना चाहिए कि अमरावती का ही एक नाम धान्य कटक और धरनी कोटा था। ये प्रश्न का जवाब तब हो जाता है। इसलिए हम ये चीज कह रहे हैं कि दोनों चीजों को आपको साथ में लेकर चलना है, एनसीईआरटी भी और उसके साथ साथ क्लास नोट्स भी। कुछ प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आए हैं। ये वाला प्रश्न तो है, इसमें से 2 चीजें तो आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी में, पहली चीज आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ में ऐसे हैं कि 3 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 एनसीईआरटी से दे दिए, या कोई जो बेसिक उसके बाद हम लोग किताब पढ़ते हैं उससे दे दिए, तीसरा एकदम कठिन प्रश्न दे दिया, कठिन स्टेटमेंट डाल दिया उसमें। तो उसके लिए हमको थोड़ी विशेष जानकारी होनी आवश्यक है। और इतिहास में थोड़ा ये चल रहा है कि इतिहास वाले हिस्से में आपको एडवांस्ड जानकारी होनी जरूरी हो गई है। ये प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, पोम्पुहार और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे। ये भी पिछला प्रश्न भी 23 का था, ये वाला भी 23 का है। यहाँ देखिए, 2 रेजिमेंट्स एट मुजीरी आइडेंटिकल विद क्रागन और इन दी चेरा कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो यहाँ पे मुजीरी दिया हुआ है, मुजीरी जो है वो संगम काल में बंदरगाह है। यहाँ हमको ठीक है नहीं पता कोरकई, नहीं पता पोम्पुहार, मुजीरी भी हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी से, तो जवाब तो तीनों का एक ही होगा ना, कि यहाँ पर पत्तन, बी हमारा जवाब हो जाएगा। तो एनसीईआरटी भी अगर हम थोड़ा दिमाग खोल करके पढ़ें तो कुछ प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं, संगम काल से ये संबंधित हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपको धोखा दे देगी, ये हम इस ऑप्शन पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। मिलिंद पन्ह
नागार्जुन। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिख रखा है कि मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने की थी, जिनको नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नागार्जुन दे रखा है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे सही कर देंगे, गलत है। नागार्जुन और नागसेन दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, इसके ऊपर बहुत लंबे समय से इतिहासकारों में विवाद चल रहा है। और अब जिस चीज को माना गया है वो है कि दोनों अलग अलग हैं। मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने की थी और प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। दोनों के समय अवधि में भी बहुत बड़ा फर्क है। तो एनसीईआरटी में भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो क्लास में पढ़ते हुए कई जगहों पे हम आपको बताएंगे कि इसको आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जब लिखी गई थी और अभी के समय में बहुत सारा ऐतिहासिक रिसर्च ऐसा हुआ है जिसमें अपडेशन की हमको आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न हमारे आए हैं। ये वट्ट किरुताल वाला जो हमने आपको बोला था, ये हमने सिर्फ कुछ प्रतिनिधि प्रश्न रखे हैं जिससे आपको दिखा सकें कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। साहित्य पे पूछा जा रहा है, स्थल पे पूछा जा रहा है, स्तूप की संरचना, उसका दार्शनिक महत्व, उसके ऊपर पूछा गया था। यहाँ आप देखेंगे शब्दावली के ऊपर पूछा गया है। तो प्रीलिम्स के ये 4 तरीके के जो प्रश्न रह रहे हैं, हम कला और संस्कृति पर ही यहाँ फोकस कर रहे हैं, उसके प्रश्न हमने आपको दिखाए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा था मुख्य परीक्षा में। एक प्रश्न पहले हम आपको दिखा देते हैं जो सीधा सीधा है। ये एनसीईआरटी का हिंदी में भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। यहाँ हमने जो पेज रखा है वो इंग्लिश का है। चैप्टर 3 द ज्योग्राफिकल सेटिंग, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। कि भारत का इतिहास बिना इसके भौगोलिक जानकारी के नहीं समझा जा सकता है। 2023 का जो पहला प्रश्न था उसमें यही था, प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका थी। तो हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, हम लिख देंगे वो आंसर। सीधा सीधा हमारा मटेरियल यहाँ से मिल रहा है। यहाँ आगे पूरा इन्होंने दे रखा है, हिंदू कुश का क्या महत्व था, उसके आगे बताएंगे नदियों के बारे में, उसके आगे बताएंगे पठार है। तो अगर हमने एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी पढ़ रखे हैं तो ये हमारा वहाँ पे हल हो जाएगा। चर्चा क्लास में तो होगी ही, लेकिन एनसीईआरटी में भी कई सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। अब आते हैं हम, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे जब कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी से हल हो सके। ज्यादातर प्रश्नों में आपको जानकारी चाहिए एडवांस्ड, और उसी के प्रतिनिधि प्रश्न के रूप में हमने ये प्रश्न रखा है। ऐसे कई सारे हमको प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक रूपांकनों और आख्यानों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। आपने बौद्ध दर्शन पढ़ा नहीं होगा, ये जानकारी है मुझे, लेकिन इस प्रश्न को हम थोड़ा तोड़कर आपको समझा रहे हैं कि यूपीएससी ने क्या पूछा है। बौद्ध दर्शन में स्तूप बनाए जाते हैं, इस तरीके से स्तूप दिखते हैं। ये जो है ये सांची के स्तूप का चित्र है, इस तरीके से स्तूप दिखाई देता है। अब इन्होंने क्या पूछा है, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, बौद्ध स्तूप में भी जो पहले बनाए गए थे, बाद वाले स्तूप नहीं। तो माने शुरुआती दौर में जो स्तूप बनाए गए थे, बहुत इन्होंने क्लियर कर दिया कि सारे स्तूपों की बात आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। लोक रूपांकनों और आख्यानों। लोक रूपांकन क्या है, माने जो हमारे डेली लाइफ में चीजें होती है ना, जो जिस तरह के संकेत होते हैं, जिस तरह की चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन चीजों को कह देंगे लोक रूपांकन। आख्यान माने क्या हो गया, कहानी। जैसे बचपन से अगर आप लोगों ने भी दादी नानी खास करके ये कहानियां सुनाती हैं कि बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, वहां पे ऐसे हुआ, इसने यहाँ युद्ध लड़ा, इस तरह की जो कहानियां होती हैं उसी के संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है आख्यान। अब वो कहानियां धर्म से भी संबंध रखती हैं, धर्मित्तर कहानियां भी होती हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि लोक रूपांकन और आख्यान, उसके आगे नहीं जाना है हमको और ना ही उससे कम बात करनी है हमको। लोक रूपांकन की बात करनी है और आख्यान की बात करनी है कि उसको चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करती है, स्पष्ट कीजिए। अब बौद्ध आदर्श, अगर आपने बौद्ध दर्शन नहीं भी पढ़ा है, अभी खैर आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी चीज तो बेसिक हमें पता होती है कि ये गौतम बुद्ध थे जो अहिंसा के बारे में बात करते थे। अब अहिंसा के बारे में बात करते थे ये तो हमको पता है, या वो ये कहते थे कि आपका जो पहचान है वो मैटर नहीं करता है, किसी भी पहचान के जो लोग हैं वो बौद्ध दर्शन में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की, जिसके लिए हम अकादमिक शब्दावली प्रयोग कर देंगे समावेशीकरण। ठीक है, हम दो चीजों का आपको उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, अहिंसा और समावेशीकरण। अब यहाँ आपको बौद्ध आदर्श नहीं लिखने हैं,
आपको ये बताना है कि वो जो शुरुआती स्तूप है उसके ऊपर इन चीजों का प्रयोग करके लोक रूपांकन और आख्यान में हमको कैसे दिखाई दे रहा है अहिंसा, उसमें हमको कैसे दिखाई दे रहा है समावेशीकरण। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो पूछा है, और इसी तरह के विश्लेषणात्मक प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछ रहा है। इसी को दिखाने के लिए अब बहुत कठिन लग सकता है, इमेजेस जनरली जो लोग क्लास में हैं उन्होंने ये देखा होगा कि हम लोग काफ़ी इमेजेस के थ्रू भी पढ़ाई करते हैं। ये एक इमेज है, सांची का ये स्तूप है, उसी से लिया गया तस्वीर है। आप यहाँ पर देखें, एक आदमी है, उसके ऊपर छतरी लगा हुआ है। छतरी जो है या तो भगवान के ऊपर लगती है या तो राजा के ऊपर लगती है। माने ये आदमी राजा है और यहाँ पर एक स्त्री है जो यहाँ पर अपना पूजा पाठ कर रही है। इसको बोधि ट्री कहते हैं, जो कि बुद्ध को दर्शाता है। अब एक स्त्री राजा से पहले पूजा कर रही है, वो भले ही उसकी बीवी हो, उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, या क्या पता उससे किसी तरीके से संबंधित ही ना हो, लेकिन एक पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री का एक पुरुष के ऊपर, पुरुष के पहले ही पूजा करते हुए दिखाना, ये क्या अपने आप में समावेशीकरण नहीं दिखा रहा है हमें? अब हमको डिटेल में कुछ जानने की जरूरत है नहीं, हमको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये प्रारंभिक बौद्ध स्तूप है, उसी का हमने आपको तस्वीर दिखाया। तो जब आप इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे ना, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा। यही रेफरेंस देके हम बात कर देंगे, समावेशीकरण हमको दिखता है। अगला यहाँ पर ये लोग, ये बुद्ध का किस तरीके से जन्म हुआ था उसको ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हाथी यहाँ पे दिखाया है, हाथी जो है वो लोक रूपांकन का हिस्सा है। हाथी जो है वो हमको हिंदू धर्म में भी दिखाई देता है। इंद्र का जो वाहन है ऐरावत हाथी, सफेद हाथी। जब हम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं उसके साथ में भी सफेद हाथी जुड़ा हुआ है, कि सफेद हाथी है वो माया देवी का जो वूम्ब है उसको टच करता है और फिर उससे वो प्रेग्नेंट होती है। यही कहानी महावीर के संबंध में भी है। तो यही तो है ना लोक रूपांकन, कि सामान्य जो लोगों का जीवन है उसमें जिस तरह का संकेत उपस्थित है, उसी संकेत को बौद्ध जो स्तूप की दीवारें हैं वहां पर दिखाना। ये बरहुत का है, तो यही चीज हमको यहाँ दिखाई दे रही है। और ऐसे करके बहुत सारे आख्यान हैं जहाँ अहिंसा के महत्व को दिखाया गया है, जहाँ समावेशीकरण के महत्व को दिखाया गया है, जहाँ तुलनात्मक समानता के महत्व को दिखाया गया है। अगर हमने इन तस्वीरों को देख करके अपनी पढ़ाई की, हमको रटने की जरूरत ही नहीं है, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए। इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं कि दर्शन ने किस कैसे स्थापत्य को प्रभावित किया है, तो दर्शन और स्थापत्य। अंकन पूछा गया है कि 2021 में प्रश्न पूछा था एक, कि मध्यकालीन भारत की दीवारों पर किस प्रकार सामाजिक जीवन का अंकन देखने मिलता है। अगर हमने ये तस्वीरें देखी हुई, ये तो खैर स्तूप से हैं, लेकिन जब मंदिर स्थापत्य पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग देखते हैं कैसे हमको मध्यकालीन मंदिर की दीवारों पर सामाजिक जीवन भी दिखता है, राजनैतिक भी दिखता है, धार्मिक भी दिखता है, आर्थिक भी दिखता है, सब कुछ दिख रहा है। हमें क्या करना है, एक मंदिर भी अगर हमने उठा के ढंग से देख लिया तो हमको ये सारे पहलू वहां पे दिख जाएंगे। तो हमको रटने की जगह जहां पर इस तरह के टॉपिक्स हैं, वहां हमको क्या करना है, तस्वीरें देखो और वहां से समझो कि किस तरीके से अंकन हो रहा है। और कम से कम आपको 6 प्रश्न पिछले 10 सालों में मिलेंगे जो अंकन के थीम से संबंधित है। ये हम कम से कम आपको बता रहे हैं, जो अंकन के थीम से जोड़ करके आपको पूछा गया है। तो यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं खासकर कला और संस्कृति, तो वहाँ आपको एनसीईआरटी से कहीं आगे जा करके विश्लेषण करके इन चीज़ों को समझना है। तो इन दोनों चीज़ों को जो हमारा होना चाहिए, किस जगह से पढ़ें और कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे तो हमने आपको बताया, किस जगह से पढ़ें तो बेहतर तरीके से जैसे क्लास में विश्लेषण करके आपको पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नोट्स में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर आप अपना फोकस रखेंगे, और उसके साथ ही साथ बेसिक जो आपको एक किताब पढ़नी है एनसीईआरटी की, आप बेसिक रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे अपनी तरफ से आप लोगों से बात करनी थी। कोई आपके प्रश्न है तो आप बताएं। अच्छा, प्रश्न था, क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है ये। और किसी को कुछ पूछना है? सब क्लियर है? तो चलिए यहाँ सेशन हम लोग एंड कर सकते हैं। बाकी अगला आपको संजय सर आकर के आगे वो अपने विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।